मेरा नाम प्रियंका है। मैं एक बड़े से बंगले में नौकरी किया करती थी। वहाँ का मालिक मुझे सामान खरीदने के लिए बाजार भेजता था, तो वहाँ के दुकानदार सर झुकाकर खड़े हो जाते थे और फ्री में हमें बहुत सारा सामान दे देते थे और वो सामान बैग में बंद होता था। घर आकर मैं मालिक को वो सामान दे दिया करती थी। मालिक अपने कमरे में जाते और उस सामान को रख दिया करते थे। एक दिन मुझे गड़बड़ सी लगी तो मैंने वो बैग खोलकर देख लिया। बैग में जो कुछ भी था उसे देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तभी मैं अनाथ हो गई थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहाँ पर मेरे चाचा चाची और उनकी 2 बेटियाँ भी थीं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट से हो गई थी। मेरे पिता 2 ही भाई थे और दोनों भाई अपने परिवारों के साथ एक ही घर में रहते थे। मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए तो मेरे चाचा ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी खुद उठा ली थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। इस वजह से मेरी परवरिश सही से नहीं कर सके। चाची मुझे कुछ खाने तक को नहीं देती थी, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया करती थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता था। मेरा कोई और भाई बहन भी नहीं था। शुरू में मेरे चाचा मेरा बहुत ख्याल करते थे, अपने भैया की निशानी समझकर। धीरे धीरे उनको एक मासूम सी बच्ची बोझ लगने लगी थी और इसमें सब कुछ किया धरा मेरी चाची का था। वो अक्सर मेरे चाचा को मेरा खिलाफ भड़काया करती थी और अब उनको मैं बर्दाश्त नहीं थी। जबकि मेरे पिताजी का घर में हिस्सा भी था जो कि मुझे मिलना चाहिए था, वो भी चाचा ने अपने कब्जे में कर लिया था, ये कहकर कि मैं उनके साथ रहती हूँ इसलिए वो मेरे खर्च उठाते हैं तो हिस्सा भी उनको ही मिलना चाहिए, जबकि मेरा कोई खर्च ही नहीं था। 2 टाइम का खाना वो भी जब इन लोगों से बच जाया करता था तो दे दिया करते थे और नहीं बचता था तो मैं भूखी रहती थी या फिर मुझे बासी खाना दे देते थे, वो भी मैं खुशी खुशी खा लिया करती थी। इसके अलावा मेरा कोई खर्च नहीं था। कभी इन लोगों ने मेरा स्कूल में भी एडमिशन नहीं करवाया था। मेरे माता पिता की चाहत थी कि वो मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना सके, मैं अच्छी शिक्षा हासिल कर सकूं, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे। उनकी इकलौती औलाद होने की वजह से वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। मगर उनके मरने के बाद तो मेरी ज़िंदगी से प्यार नाम का शब्द ही ख़त्म हो गया था। मगर चाचा चाची ने कभी मुझे अपनी बेटियों के बराबर नहीं समझा था, बल्कि उन्होंने तो मुझे अपने भैया की औलाद समझकर भी नहीं रखा था। उन्होंने तो मुझे लवारिस और अनाथ समझकर बस अपने घर में रहने की जगह दे दी थी, जिसके बदले में मुझसे काफ़ी काम लिया जाता था। मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया था। मेरे अंदर बचपन से ही बाकी बच्चों की तरह कोई ज़िद, कोई चाहत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ज़िद या चाहत पूरी करने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत खूबसूरत थी, चाचा चाची की बेटियों से भी ज़्यादा खूबसूरत। मेरी खूबसूरती को उन्होंने घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया था और अब मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती थी। चाची मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी थी। पहले तो मैं बस घर की साफ़ सफाई किया करती थी, क्योंकि मुझे बाकी काम करने नहीं आते थे। मगर चाची ने धीरे धीरे मुझे खाना बनाने के काम पर भी लगा दिया था और सारा काम सिखा दिया था। अब सारे घर का काम मैं अकेले ही किया करती थी, जबकि उनकी अपनी बेटियां भी मेरी उम्र की ही थी, क्योंकि मेरे पिता और मेरे चाचा की शादी एक साथ हुई थी और मैं अपने माता पिता की शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। मेरे चाचा की एक बेटी मुझसे बड़ी थी और एक बेटी मुझसे 1 साल छोटी थी। चाची ने कभी अपनी बेटियों से काम नहीं करवाया था, क्योंकि वो दोनों स्कूल जाती थी और चाची का कहना था कि वो पढ़ाई करती हैं, इसलिए वो घर का कोई काम नहीं करेंगी। वो दोनों स्कूल से आकर आराम करती थी और शाम को ट्यूशन पढ़ने चली जाती थी। कभी कभी मैं किसी काम को मना कर देती थी तो मुझे खूब डांट पड़ती थी, और जिस दिन चाचा को ज़्यादा ही गुस्सा होता तो वो मुझे थप्पड़ भी लगा दिया करते थे। मुझे अब आदत हो गई थी सब कुछ बर्दाश्त करने की। मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी और किसी की मार पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं ढीठ इंसान बन गई थी। यहाँ पर मेरे साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। मेरे चाचा चाची ने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं एक अनाथ बच्ची थी,
मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी के सारे हक उन लोगों ने मुझसे छीन लिए थे। आखिर मुझे ऐसी ज़िंदगी दे दी थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी और रोती थी, अपनी किस्मत पर रोती रहती थी कि मैं भी अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं मर गई। अच्छा होता मैं भी उन लोगों के साथ मर जाती तो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मेरा कोई और भी इस दुनिया में अपना नहीं था जो मैं उसके पास चली जाती, जो मुझे प्यार करता, मेरा ख्याल रखता। ऐसा कोई नहीं था। वो लोग मेरा खूब फ़ायदा उठाते थे। मैं चुपचाप उनकी कड़वी बातें और अत्याचार को सहन करती थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को मेरे लिए ही बोझ बना दिया था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अनाथ बच्चों को उनका हक देते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और मेरी उम्र 22 साल हो गई थी। मैंने सारे घर का काम संभाल लिया था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन चाची को फिर भी मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहती थी, क्योंकि वो मेरी कमी पकड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। और अब तो मैंने भी उनकी बातों को इग्नोर करना सीख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो जानबूझकर ऐसा करती है। मैं अपनी हर गलती को सुधारने की कोशिश करती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे हर काम में गलती निकालती थी। मैंने सोच लिया था कि हर बार गलती मुझसे ही नहीं होती है। चाची का यही काम था कि वो सारा दिन घर में फ्री रहकर गली की आती जाती औरतों से मेरी बुराइयां करती थी। ये ऐसा करती है या वैसा करती है, मगर मुझे उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में या फिर कुछ भी सोचे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। अब लोग मुझे अच्छा या फिर लाचार जो जैसा समझे, बस ठीक ही है। हमारे घर में अक्सर पास वाले घर की विद्या चाची आया करती थी। वो औरत बहुत ही चालाक औरत थी। उसे गली के हर घर की खबर रहती थी और उसका यही काम होता था। चाची को भी उसकी यही बात बहुत पसंद थी, इसलिए हर दिन उसको घर बुलाकर बैठा लेती थी और सारी गली की औरतों की खबर लेती थी, आज किसके घर में क्या हुआ था। एक दिन जब विद्या चाची हमारे घर पर आई तो चाची ने मुझे उनके लिए कॉफ़ी बनाने को कहा। मैं खामोशी से कॉफ़ी बनाकर उन्हें देने चली गई थी और मुझे देखते ही वो चाची से मेरे बारे में पूछने लगी, जिस पर चाची को हमेशा मुझसे हर बार शिकायत ही रहती थी कि मैंने उनका सारा घर संभालकर उनका जीना दुश्वार कर रखा है। घर का सारा काम करने पर भी वो मुझे कामचोर कहा करती थी। और आज भी वो विद्या चाची को यही सब बता रही थी कि इस लड़की को हमने यहाँ पर रहम खाकर रखा हुआ है, वरना तो कभी अपने घर में नहीं रहने देती, वगैरह वगैरह। उनकी बात पर आज विद्या चाची ने उन्हें नई बात बताई थी। उनका कहना था कि वो किसी बड़े घर के मालिक को जानती है। उन लोगों का बहुत बड़ा बंगला है। वहाँ पर उनकी छोटी बहन काम किया करती थी, लेकिन अब वो वहाँ का काम छोड़ रही है और उसकी जगह उन्हें कामवाली की ज़रूरत है। उन्होंने चाची से कहा कि तुम चाहो तो प्रियंका को वहाँ पर काम करने के लिए भेज सकती हो। इस तरह से तुम्हारी प्रियंका से जान भी छूट जाएगी और तुम्हें हर महीने पैसे भी मिला करेंगे। मेरी चाची थी तो हमेशा ही लालची। पैसों का नाम सुनकर वो फ़ौरन ही तैयार हो गई थी और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली थी, जिस पर विद्या चाची ने कहा था कि वो मुझे खुद वहाँ काम पर छोड़कर आएंगी। उन्होंने चाचा को बताया कि वो आदमी सैलरी भी अच्छी देता है और बस इतना कहना था कि चाची ने तो आज ही मुझे वहाँ भेजने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मगर फिर सोचा कि एक बार वो अपने पति से इस बारे में बात कर ले और चाचा के घर आने का इंतज़ार करने लगी। जब चाचा काम से घर आए तो उन्होंने विद्या चाची से सुनी सारी बातें उनको एक एक करके बता दी। पहले तो चाचा ने इनकार कर दिया था और उनका कहना था वो मुझे किसी के घर पर काम करने के लिए नहीं भेज सकते। उनका कहना था कि घर में चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन मैं किसी के घर भेजने की परमिशन नहीं दे सकता। जवान लड़की को किसी के घर काम करने के लिए भेजना ठीक नहीं रहेगा। जिस पर चाची ने चाचा से झूठ बोल दिया था और कहा था कि वो लोग मेरे जानने वाले हैं, वहाँ पर तुम्हारी भतीजी को कोई परेशानी नहीं होगी और वैसे भी घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, चाचा की सैलरी से पूरे नहीं होते, इसलिए वो मुझसे काम करवाना चाहती हैं। जिस घर में वो मुझे काम के लिए भेजना चाहती है वो लोग बहुत अमीर हैं और चाची उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। वो उनके दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए वहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चाची ने साफ साफ झूठ बोला था, बल्कि चाचा ने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था
और वो उनके दूर के रिश्तेदार बन गए थे। बस लालच की वजह से उनको अपनी बात मनमानी थी और उन्होंने मनवाकर ही छोड़ी थी। चाची की ये बात सुनकर वो भी मुझे भेजने के लिए तैयार हो गए थे। वैसे वो हमेशा अपनी पत्नी के गुलाम बने रहते थे। चाची जैसा कहती थी वो वैसा ही किया करते थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा एक जवान लड़की को किसी दूसरे के यहाँ काम पर भेजना कितनी गलत बात है, वो भी ऐसे घर में जिसके बारे में आपने छानबीन भी न की हो। न जाने वो लोग कैसे होते, मगर यहाँ इस बात की परवाह किसी को भी नहीं थी। सब लोग यहाँ पर मतलबी थे और अब तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैं भी इन सब से दूर जाना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुकी थी। इसलिए मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो लोग जैसे भी होंगे मगर मेरे चाचा चाची से तो अच्छे ही होंगे। कम से कम सारा काम टाइम पर करने के बाद भी मुझे बातें तो सुनने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर मिलती रहती हैं। और मैंने सुना था कि वो लोग खाने को भी अच्छा देते हैं और वो मुझे पहनने के लिए कपड़े भी देते। यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े ही कपड़े थे, वो भी चाची ने मुझे अपनी बेटियों के दे दिए थे। कभी मैंने नए कपड़े नहीं पहने थे। मैंने यही सोचा कि वहाँ पर काम करके अच्छा खाना और पहनने को कपड़े तो मिलेंगे जो यहाँ कभी नहीं मिल सके थे। वैसे तो यहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं बनता था और जब कभी भी बनता मुझे मिलने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। हफ्ते में एक बार ही अच्छा खाना खाने को मिलता था। कभी हलवा पूरी खीर ऐसी चीज़ें तो मिलती ही नहीं थी। बस हमेशा दाल और सब्ज़ी ही बनते रहते थे। आखिरी बार अच्छा खाना गली में हुई एक शादी पर ही खाया था और अब उस शादी को हुए भी लगभग 1 साल हो गया था। मैंने सुना था कि अमीर लोग तो रोज़ ही अच्छा खाना खाते हैं। उनके घर में तो रोज़ अच्छी अच्छी वैरायटी का खाना बनता है और उनका बचा हुआ खाना घर के नौकर ही खाया करते हैं। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं बच्चों की तरह खुश हो रही थी क्योंकि ये बात सच थी कि 8 साल की उम्र से ही मुझे ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला था। अच्छा खाने को नहीं मिला था, अच्छा पहनने को नहीं मिला था। इसलिए मैं इन छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाया करती थी। मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ किस लिए सही है और कौन सी गलत। मुझे क्या पता था कि किसी के घर का काम करना अच्छा होता है या नहीं, क्योंकि मैं घर के बाहर भी तब निकलती थी जब हम कहीं शादी में जाते थे। मैंने बाहर के माहौल को भी अच्छी तरह से नहीं देखा था। मुझे तो बस अपने खाने और रहने की ही फिक्र रहती थी और इन लोगों से दूर रहने की जिन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था। चाचा की परमिशन की ही देर थी। चाची ने अगले ही दिन विद्या चाची को हमारे घर पर बुला लिया था और मुझे भी तैयारी करने के लिए कह दिया था। चाची ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि मुझे वहाँ पर काम किस तरह से करना है। जो काम मुझे वहाँ का मालिक कहेगा वो सब खामोशी से करते रहना, उनकी सारी बातें माननी है। उन्होंने बातों बातों में मुझे अच्छे से समझा दिया था कि अब मुझे वहीं पर रहना है, यहाँ मेरी कोई जगह नहीं। वैसे भी इस घर में मेरे लिए पहले से ही कोई जगह नहीं थी, मगर अब जो मुझ पर तरस खाकर रखा हुआ था वो भी नहीं रखा जाना था। मैंने सोचा था कि शायद जिस घर में काम करने जा रही हूँ वहीं जाकर मुझे कुछ करना पड़ेगा। ज़िंदगी में पहली बार मुझसे चाची ने थोड़ी नरमी से बात की थी, मगर उनके बिहेवियर में प्यार अभी भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था और अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। विद्या चाची को साथ लेकर हम घर से निकल आए थे। कुछ ही दूरी का रास्ता तय करने के बाद हम एक बड़े से बंगले के बाहर मौजूद थे। गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था। उससे अंदर जाने की परमिशन लेकर हम लोग अंदर चले गए थे। वो बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था। एक नौकरानी हमें बाहर मिली थी और हमें अंदर ले गई। उसने हमें बड़े से कमरे में बैठा दिया और फिर कुछ देर के बाद एक आदमी वहाँ पर आया था। वो देखने में बिल्कुल ऐसा था जैसे टीवी सीरियल्स में अमीर आदमियों को दिखाया जाता है। उसने आकर सब कुछ पूछा था और चाची को सैलरी के बारे में भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या यह लड़की घर का सारा काम संभाल सकेगी। चाची ने जल्दी से सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि ये सारे घर का काम जानती है, आप जो भी कहोगे ये कर लेगी। चाची की बातें सुनकर उसने एक नज़र मुझे देखा था और अपने घर काम पर मुझे रखने के लिए मान गया था और कहा था कि मैं यहीं उनके घर में ही रहा करूं। जिस पर चाची ने कहा कि ठीक है, वो भी तो यही चाहती थी और इस तरह मुझे काम मिल गया था। क्या काम था
ये तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला था। बस काम मिल गया था और रहने की जगह मिल गई थी। मेरे लिए यही काफ़ी था और चाची के लिए भी इतना ही काफ़ी था कि उनको अब मेरे काम करने के पैसे मिले थे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मुझे कौन सा काम दिया जाएगा। उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब था। वो मुझे वहीं छोड़कर खुद विद्या चाची के साथ वापस घर चली गई थी और मुझसे कहा था कि वो मेरा ज़रूरत का सामान यहाँ पर छोड़ जाएंगी, जिस पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। उनके जाते ही घर के मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया था और पूछा था कि मैं यहाँ पर रह लूँगी या नहीं, क्या मेरा दिल लग जाएगा अपने घर वालों के बिना। जिसके जवाब में मैंने बस हाँ कहा था और वो उठकर जाने लगा था। जाते जाते मालिक ने एक नौकरानी को बुलाया था और उससे कहा था कि वो मुझे अपने साथ रखा करे अभी कुछ दिनों के लिए, बाद में वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या काम करना है। जिस पर उस नौकरानी ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था और वो मुझे अपने साथ बाहर ले गई थी। इस बंगले के पीछे की साइड में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। वो सभी शायद घर के नौकरों के लिए थे। वो नौकरानी भी मुझे अपने साथ इन्हीं कमरों में से एक कमरे में लेकर चली गई थी और मुझे बैठने को कहा था। उसकी बात सुनकर मैं वहाँ पर पड़े बेड पर बैठ गई थी। शाम तो मुझे इसी कमरे में हो गई थी। रात को नौकरानी खाना लेकर आई थी और मुझे भी खाने को कहा था। हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया था। वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी थी और मैंने उनको अपने साथ होने वाली अब तक की एक एक बात बता दी थी, जिसे सुनकर वो खामोश हो गई थी। मतलब साफ था कि उसे सुनकर उस औरत को दुख हुआ था, मगर वो भी बेचारी क्या कर सकती थी। यहाँ तो अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया था। मेरा सामान भी घर से आ गया था। वो भी इसी नौकरानी ने अपने साथ ही कमरे में सेट कर दिया था। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी। वो शादीशुदा औरत थी और उसकी एक बेटी भी थी। यहाँ के सारे नौकर उन्हें मासी कहते थे। मैं भी उनको मासी ही कहने लगी थी। वो भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती थी। रात के टाइम पर मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया। मासी मुझे उनके पास ले गई थी। मुझे एक नज़र देखने के बाद मालिक ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा काम आसानी से कर सकती हूँ, जिस पर मैंने वही कहा जो मुझे कहने के लिए कहा गया था, मतलब कि मैं सारा ही काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक ने मेरे साथ आई मासी से कहा कि वो मुझे अपने साथ किचन में खाने के काम में लगाए और अपने साथ इस घर के तरीके के हिसाब से काम करना सिखाए। मासी तो बस मुझसे बर्तन धुलवा लिया करती थी और एक दो काम में ऊपर के भी कर लिया करती थी। वो मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी। मुझे यहाँ पर आए हुए 4 दिन हो गए थे और इन 4 दिनों में एक बार भी मुझे घर की याद नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ से मैं यहाँ पर बेहतर रह रही थी। मासी मेरा काफ़ी ख्याल किया करती थी और मैं खाना भी पेट भरकर खाती थी। अब तो दिल करता था सारी ज़िंदगी इधर ही गुजार लूँ। मेरा यहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं करता था। मेरे किए हुए काम की जो भी सैलरी मिला करती थी वो चाची के पास ही जाती थी, मगर मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो बस रहने की जगह और खाने के लिए खाना मिलना चाहिए था और वो मुझे यहाँ पर बहुत आसानी से मिल रहा था। यहाँ पर मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। मेरे लिए यही काफ़ी था। बाकी किसी चीज़ की मुझे कोई परवाह नहीं थी। बस इसी तरह से वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे मुझे 1.5 महीना हो गया था यहाँ पर काम करते हुए, और इन 1.5 महीने में चाची एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो सिर्फ मेरे काम की सैलरी लेने के लिए आई थी और साथ में मुझसे मिल भी लिया करती थी। उन्होंने एक बार भी मुझे अपने साथ एक दिन के लिए ही सही मगर घर चलने के लिए नहीं कहा था। मैं बस उनको खामोशी से देखती रहती थी। वो पैसे लेती और वहाँ से चली जाती थी। जो भी था, मैं उनके इस लालचीपन से बहुत दुखी थी। आज मालिक ने मुझे अपने कमरे में अपने पास बुलाया था। मालिक के 2 जवान बेटे भी थे। एक लड़का तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, जबकि बड़ा बेटा उनका यहीं रहकर बिजनेस संभाल रहा था। मालिक की पत्नी नहीं थी, उनकी मौत हो चुकी थी और उनके पास कोई बेटी भी नहीं थी। मासी को भी यहाँ पर काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था। वो मालिक की पत्नी के सामने से यहाँ पर काम कर रही थी और मालिक अपने और अपने बच्चों के काम को मासी से ही कहा करते थे। इसके अलावा कोई नौकर या नौकरानी मालिक के काम को नहीं करता था। मुझे हैरत थी कि आज से पहले तो उन्होंने कभी मुझे इस तरह से अपने पास नहीं बुलाया था, तो आज क्या हो गया था।
मैंने कोई गलती कर दी थी जो उन्होंने मुझे बुलाया था, मगर ये तो सिर्फ मेरी सोच थी। असल बात क्या थी ये तो वहाँ जाकर ही पता चलनी थी, और मैं मासी के बताने पर उनके कमरे में चली गई थी। वो मुझे सामने ही बैठे हुए नज़र आ गए थे। मैं वहाँ पर जाकर खामोशी से खड़ी हो गई थी। मुझे देखकर पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर मुझसे कहा कि वो मुझे अपने एक पर्सनल काम के लिए रख रहे हैं। मुझे उनको बस उनकी ज़रूरत का कुछ सामान बाज़ार से ख़रीद कर लाकर उनको देना है और कुछ नहीं। मुझे ये काम बहुत आसान लगा था, और अगर आसान नहीं भी लगता तो करना तो था ही मुझे, क्योंकि मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर रखा गया था। मालिक ने मुझे एक लिस्ट दी थी जिसमें सामान लिखा हुआ था। उन्होंने लिस्ट उठाकर मुझे दी थी और कहा था कि ये सारा सामान ले आओ और लाकर सीधा मेरे कमरे में आना। मेरे अलावा किसी को ये सामान नहीं देना है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई थी। ये लिस्ट मेरे हाथ में थी। मुझे नहीं पता था कि उस पर क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मैं तो अनपढ़ थी। मैं तो कभी स्कूल तक नहीं गई थी। पढ़ना लिखना तो मुझे दूर दूर तक नहीं आता था। आज पहली बार मुझसे मालिक ने काम के लिए कहा था। उन्होंने मेरे साथ एक पुरानी नौकरानी को भी भेजा था और कहा था कि वो नौकरानी मुझे सारा काम समझा देगी, क्योंकि वो नौकरानी शायद काम छोड़कर जा रही थी, इसलिए अब ये काम मुझे करना था। और इस नौकरानी का पहले यही काम होता था कि वो मालिक को उनकी ज़रूरत का सामान लाकर देती थी। वो मुझे अपने साथ बाज़ार लेकर आ गई थी और वो लिस्ट वहाँ मौजूद एक आदमी को दे दी थी। इसके बाद जो हुआ था उसने मुझे बड़ा हैरान कर दिया था। हमारे वहाँ पर पहुँचते ही जितनी भी दुकानें मार्केट में थी, सारे दुकानदार खड़े हो गए थे और उन्होंने अपना सर झुका लिया था और बहुत सारा सामान बड़े बड़े बैग में डालकर पैक कर दिया था और हम लोगों को पकड़ा दिया था। हम वो सामान लेकर घर वापस आ गए थे और इस नौकरानी के कहने के मुताबिक वो सारा सामान मैं मालिक के कमरे में उनको दे आई थी। बस मेरा इतना ही काम था और इसके बाद सारा दिन मुझे कोई और काम नहीं था। ये काम मुझे बहुत आसान लगा था और अब मालिक के कहने के मुताबिक कल से रोज़ मुझे यही काम करना था। मैं तो खुशी खुशी ये काम करने के लिए राज़ी हो गई थी। भला ये भी कोई काम था? ये तो बस एक मामूली सा काम था कि मुझे मार्केट से जाकर एक चक्कर ही तो लगाना था और इसी बहाने मैंने बाहर की दुनिया भी देख ली थी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी। अब हर रोज़ मैं पहले मालिक के कमरे में जाया करती थी। वहाँ से वो जो मुझे एक लिस्ट दिया करते थे और फिर मैं वो लेकर मार्केट जाया करती थी। वहाँ जाते ही मुझे देखकर सारे दुकानदार खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुका लिया करते थे और सामान पैक करके बड़े से बैग में डाल देते थे और मुझे पकड़ा देते थे और मैं लाकर सीधा मालिक के कमरे में उनको दे आती थी। इसके बाद मेरा कोई काम नहीं होता था, मगर मैं फिर भी मासी के साथ खाना बनाने में उनकी मदद कर दिया करती थी। वो मुझे बहुत मना करती थी, कहती थी तुमने अपना काम कर दिया है, ये मेरे हिस्से का काम है। मगर मैं हर बार उनके साथ मदद कर ही दिया करती थी। वो भी तो मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अगर मैं उनके साथ थोड़ा सा काम करवा दूंगी तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी मैं सारा दिन फ्री बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसीलिए मैं उनकी मदद कर देती थी, जिससे वो भी बहुत खुश हो जाया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं रोज़ अपना काम अच्छे से करती थी और वो सारा सामान मार्केट से लाकर मालिक को दे दिया करती थी। मैंने कभी ये बात नहीं सोची थी कि आखिर इस बैग में क्या होता था, और ना ही कभी मुझे ये जानने में इंटरेस्ट हुआ था। मगर एक दिन जैसे ही सारा सामान मैं मालिक के कमरे में उनको देकर मासी के पास आई थी, तो आते ही मासी ने मुझसे पूछ लिया था कि बैग में क्या सामान होता है जो तुम रोज़ लेकर आती हो। उनके सवाल पर मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम उस बैग में क्या होता है। मासी ने मुझे बताया कि इससे पहले जो नौकरानी यहाँ पर काम किया करती थी, मैंने उससे भी पूछा था, लेकिन उसने भी कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो लोग तो बस मुझे बैग पैक करके दे देते हैं और मैं लाकर वो बैग मालिक को दे देती हूँ। जिस पर मासी ने कहा था कि तुम्हें नहीं लगता प्रियंका कि आखिर उस बैग में होता क्या है। सोचने वाली बात है ना, आज तक हमें पता ही नहीं चला कि उस बैग में क्या सामान होता है और मालिक क्या मंगवाते हैं मार्केट से। और मैंने मासी को ये भी बता दिया था कि वो सारे दुकानदार फ्री में ही ये सामान दे देते हैं, जिस पर मासी को और भी ज़्यादा हैरत हुई थी
और उन्होंने फिर कुछ ऐसा कहा था, मगर उसके बाद वो अपने काम में लग गई थी। लेकिन मेरा दिमाग वही उनकी कही हुई बातों पर टिका हुआ था। मैं भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर उस बैग में क्या होता है। ये बात पहले कभी मेरे दिमाग में नहीं आई थी, मगर मासी के कहने के बाद से ही मुझे ये जानने में इंटरेस्ट होने लगा था कि आखिर मालिक क्या सामान मंगवाते हैं। मगर इस बात का पता कैसे चल सकता था? ना तो मालिक से मैं इस बारे में पूछ सकती थी और ना ही वो दुकानदार मुझे कुछ बताते, तो कैसे पता चलता? सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर बैग में क्या होता है। इस बार मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं छुपकर बैग को खोलकर देख लूं कि आखिर इनमें क्या होता है। और अगले दिन मैंने ऐसा ही किया था। जैसे ही मैंने मार्केट से सामान ख़रीदा, मैं घर आ रही थी और मुझे पता था कि घर जाकर मैं इसको खोलकर नहीं देख सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते थे। इसलिए मैंने रास्ते में ही बैग को खोलकर देखना चाहा। जैसे ही मैंने बैग को खोला, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सामान में जो दुकानदार ने डाला था वो देखकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। सामान में बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। मैंने फ़ौरन ही बैग को अच्छे से बंद कर दिया और घर लेकर चली गई थी। घर आते ही मैंने सामान मालिक को दे दिया था और ख़ुद अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मालिक को ये बात किसी तरह पता चल गई कि मैंने वो बैग खोलकर देखा था, तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। भला क्या ज़रूरत थी मुझे बैग खोलकर देखने की? उसमें जो भी था, मुझे इससे क्या मतलब? मुझे चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए था। अगर मालिक को किसी भी तरह से शक हुआ तो ना जाने वो मुझे क्या सज़ा देंगे। मैं बहुत परेशान हो रही थी। सुबह से दोपहर हो गई थी, मगर मुझे अभी तक किसी ने घर के अंदर नहीं बुलाया था। मुझे लगा चलो अच्छा है, अभी तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला। मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी मालिक के सामान से कोई मतलब नहीं रखूँगी। बस सीधा लाकर उनका सामान उनको दे दिया करूँगी। वो क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूरा दिन गुजर गया था और अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि मालिक को अभी तक पता नहीं चला था कि मैंने वो सामान खोलकर देख लिया था। चलो मेरी जान बच गई थी। अब मैंने सोच लिया था आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगी। अगले दिन रोज़ के मुताबिक मैं नाश्ता करके मालिक के कमरे में लिस्ट लेने के लिए चली गई थी। मुझे देखकर उन्होंने वो लिस्ट मुझे दे दी और जैसे ही मैं वापस पलटी, तभी अचानक उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, रुको, जिसे सुनकर मैं रुक गई थी। मैं समझ गई थी कि मालिक को मुझ पर शक हो गया है। मालिक ने मुझे पीछे मुड़ने का कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं खामोशी से उनकी तरफ पलटी और अपना सर झुका लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कल मेरा सामान खोल कर देखा था? मुझे हैरानी हो रही थी कि उनको इस बारे में कैसे पता चला था। मैंने उनके सामान से कुछ भी नहीं चुराया था, बल्कि सब वैसा ही था। वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था कि ज़िंदगी में कभी भी खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तब सच बोलकर उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उनकी बात सोचकर मैंने झूठ बोलने का इरादा बदल दिया था और सच बता दिया था कि मैंने उनका सामान सिर्फ खोला था, जिस पर मालिक ने मुझे हैरत से देखा था। उसके बाद वो मेरे ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम झूठ भी तो कह सकती थी, तुम चाहती तो झूठ बोलकर अपनी जान भी बचा लेती, मगर तुमने सच बोल दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसके बदले तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। मैंने उनको बताया कि पहले मैंने झूठ बोलने का ही इरादा रखा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया था। मालिक ने मुझसे कहा कि इन पैसों में से पैसे क्यों नहीं चुराए? तुम चाहती तो ये पैसे लेकर भाग भी सकती थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर मैंने यही जवाब दिया था कि मेरी माँ ने मुझे चोरी करना कभी नहीं सिखाया था। मैं अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी और अब मुझे अपनी सज़ा का इंतज़ार था। मालिक ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार हो? जिस पर मैंने उनको नज़र उठाकर देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया था। मालिक ने मुझे बताया कि उन्होंने ये सब कुछ मुझे आजमाने के लिए किया था। उन्होंने जानबूझकर बैग में नोटों की गड्डियाँ रख दी थी। वो ये देखना चाहते थे कि क्या मैं उनके सामान को चोरी करती हूँ या नहीं।
उन्हें मुझे देखकर ही शक हो गया था कि मैं उनके सामान को देखना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग बाज़ार में सामान बेचते हैं वो बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। मालिक एक बार खुद मार्केट गए थे जब उनकी नज़र उन लोगों पर पड़ी थी। एक गरीब आदमी अपना महंगा सामान सस्ते दाम में बेच रहा था क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज करवाना था और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो अपना सामान सस्ते दाम में बेच रहा था। एक आदमी को देखा तो वो भी अपनी बेटे की शादी के लिए सामान बेच रहा था। मालिक ने बताया कि उनको उसी दिन एहसास हुआ था कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और हम जैसे लोग ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और कभी उन पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए मालिक ने उन लोगों की मदद करने का सोचा था। वो यहाँ से अपनी नौकरानी को भेज दिया करते थे और सामान मंगवा लिया करते थे और उसके बदले उन्हें डबल पैसे दे दिया करते थे, जिससे उनकी मदद हो जाती थी। और यही वजह थी कि वो दुकानदार मालिक की बहुत इज्जत करने लगे थे। जब भी कोई लिस्ट लेकर मालिक का सामान लेने जाता वो अपना सर झुका लिया करते थे और सामान पैक करके दे देते थे। मालिक ने मुझे वो सामान दिखाया था। वो सामान उनकी कोई ज़रूरत का नहीं था। वो ये सामान भी अपने घर के नौकरों में बांट दिया करते थे। उनमें कुछ खिलौने और कपड़े थे जिसे लेकर यहाँ के नौकर चले जाते थे और अपने बच्चों को दे दिया करते थे, जिससे नौकर भी खुश हो जाते थे। मेरे मालिक इतना अच्छा काम करते थे, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी। वो अपने इस काम के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। मेरी अच्छाई और ईमानदारी देखकर वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझे अपने घर में अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन से तुम यहाँ पर आई हो मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारी खूबसूरती और मासूमियत देखकर वो मुझसे हर बार तुम्हारे बारे में पूछता रहता है, इसलिए मैं तुम्हें आजमा रहा था कि तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक हो या नहीं। लेकिन तुम एक बहुत शरीफ लड़की हो, तुम्हें पैसों से मतलब नहीं था और यही वजह है तुम्हारी ईमानदारी की। मालिक का बेटा मुझे पसंद करता था। मालिक ने मुझसे पूछा था, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? मैंने हाँ कर दी थी। वैसे भी किसी ने पहली बार मुझे पसंद किया था और मुझे प्यार किया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी मालिक के बेटे के साथ हो गई थी और मैं उनके साथ बहुत खुश थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। महीना पूरा होने पर जब चाची मेरे घर पर आईं तो मेरे कपड़े और मेरे जेवर देखकर वो मेरे करीब आकर मुझसे बातें करने लगी। वो मुझे समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मेरे हालात कैसे बदल गए थे। मालिक को मेरी ईमानदारी और सच्चाई बहुत पसंद आई थी और उनके बेटे को मैं पसंद थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बना लिया था। बल्कि वो मुझे बहू नहीं अपनी बेटी की तरह प्यार किया करते थे। ये सारी बात मेरी चाची को मासी ने बता दी थी। ये सब सुनकर चाची मेरे कमरे में आई थी। चाची मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही थी और कह रही थी कि घर चलो, तुम्हारी बहनें तुम्हें बहुत याद कर रही है। मैंने चाची से कह दिया था, आज के बाद मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगी। मैं इस घर की बहू बन गई हूँ और मुझे अब आपके घर से कोई मतलब नहीं। मेरे पति ने भी चाची से कह दिया था कि आपका मेरी पत्नी के साथ अब रिश्ता ख़त्म हो गया है और थोड़े पैसे मेरे पति ने चाची को दे दिए थे और कहा था कि अब ये हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसे दिए जा रहे हैं। आज के बाद आपको हमारे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। चाची को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जबकि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और सुकून वाली हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।